नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। रूस ने सीरिया में बमों के जरिए हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले आईएसआईएस के ठिकानों पर किए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि वो ऐसा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के कहने पर कर रहा है और साथ ही ये काम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी संसद से मंजूरी मिलने के बाद ही किया है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये हमले दरअसल राष्ट्रपति असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों पर किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ को अमेरिका ट्रेनिंग देता रहा है। दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन सीरिया का जो संकट है इस हमले के बाद लगता है और भी जटिल हो रहा है। जानकार कह रहे हैं कि 35 साल पहले अफगानिस्तान में रूस के दखल के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस ने किसी देश में इस तरह सैन्य कदम रखा हो। क्या मायने हैं इस हमले के और क्या राजनीति है इस हमले के पीछे? क्या असर होगा? क्या जो संकट है सीरिया का वो कुछ बेहतर होगा? जो पूरी दुनिया ने जो बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस देखा है उस पर क्या असर पड़ेगा? आईसिस की जो ताकत है वो क्या कमज़ोर होगी? ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। ख़ास BS प्रकाश हैं, राजदूत हैं, कई देशों में रह चुके हैं। दूसरे ख़ास मेहमान डॉक्टर WSH अवाद हैं, जो कि वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ख़ुद एक सीरियन नेशनल हैं। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ प्रोफेसर AK पाशा हैं, जो कि सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ JNU से आते हैं, और साथ ही संजय कपूर हैं, एडिटर हार्ड न्यूज़ के और विदेश मामलों के जानकार भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर पाशा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो खबरें मैंने पढ़ी, इंटरनेट ही एक ज़रिया है देखने का, जो अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप CNN पढ़ें, BBC या फिर कुछ अरब जो है वो ओन्ड वेबसाइट्स उनको पढ़ें, अलग अलग तरह की खबरें फ़िलहाल आ रही हैं। एक तरफ बात ये हो रही है कि आईसिस के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स साफ तौर पर ये कह रहा है कि ये हमले दरअसल इनका आईसिस से बहुत लेना देना है ही नहीं। अभी बहुत मेरे ख्याल से 1-2 दिन से ये हमले शुरू हुए हैं। बहुत जल्दी है कोई निर्णय इस पर पहुंचने के लिए, लेकिन ये साफ बात जाहिर हो रही है कि रूस ने अपने तैयारे तैनात करे हैं और जो नेवल फ्लीट है वो भी वहाँ काफ़ी तादाद में वहाँ पहुँचाई है। लेकिन ये हमको मान के चलना होगा कि पिछले कई दिशों से रूस सीरिया को लगातार अपनी फ़ौजी ताकत से हेल्प करता आ रहा है और पिछले 2 महीनों से उन्होंने धीरे धीरे लताकिया, तारतूस और दूसरे अन्य पोर्ट्स में अपनी एडवाइज़र्स, अपने प्लेन्स, अपने जो वॉर मटेरियल है असम्बल करते आ रहे हैं। और मेरे ख़्याल से जब ईरान और अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ उसके बाद से ये ट्रायंगुलर रशिया, ईरान और सीरिया के बीच में ये अलायंस बनता गया, जिसमें इराक भी अब शामिल हो चुका है। और मेरे ख़्याल से दूसरी बात, अहम बात ये है कि पिछले 4 सालों से जो सीरिया और असद की हुकूमत जो प्रेशर के अंडर थी और उन्होंने उनके वेपन्स जो WMD ने डिस्ट्रॉय किया पॉलिटिकल सॉल्यूशन के तहत, वहाँ और खून खराबा बढ़ता गया और ज़्यादा बढ़ रहा है। और वहाँ से ये भी रिपोर्ट्स आने लगें कि जो अमेरिका ट्रेन कर रहा था सोल्जर्स, जो एंटी असद ग्रुप्स को, वो पूरे के पूरे हथियार दे के जबतन नुसरा। बल्कि जो बात आप कह रहे हैं वो दरअसल जो अमेरिका की वेबसाइट्स हैं उन्होंने तक ये लिखा है कि कितना बुरी तरह से नाकाम ये प्लान रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी कई 100 जो है मिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद भी, 500 मिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद भी अमेरिका को सोल्जर्स ट्रेन हो पाए हैं, जिसमें कई हज़ार ट्रेन करने की बात थी। अब्बास साहब, ये बताइए कि एक तरफ जंग जो है वो आसमान में भी हो रही है, ज़मीन में भी हो रही है, लेकिन एक तीसरी जंग जो है वो वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से किसकी खबर सही है, कौन कह रहा है, किसकी बात पर यकीन किया जाए। फिलहाल क्या हो रहा है आखिर सीरिया में? क्या जिस तरह से प्रोफेसर पाशा जो कह रहे हैं कि जो चीज़ अभी तक इनडायरेक्ट तरीके से हो रही थी वो अब डायरेक्टली अब उसमें सीरिया रशिया इन्वॉल्व हो गया है? ये देख लो, बिल्कुल सीरिया और रशिया का ताल्लुक बहुत काफ़ी पुराना है और काफ़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है, 40 साल की है। वही हमारे दोनों देश में साइन किया था। लेकिन अभी तक जो फ़िलहाल में, अब ये तो बिल्कुल प्रोफेसर बाशा जो सही कह रहे हैं, यहाँ पर सीरिया के अंदर है 2 चीज़ हो गया। एक जो वेस्ट और अमेरिकन के साथ में उनकी रिजीम चेंज का पॉलिसी शुरू कर रहा, और एक रशिया में ईरान और चाइना और बाकी सीरिया, ये उनके लोग हैं जो इसकी रिजीम के चेंज नहीं हुआ तो दाइश के लिए, जो ISIS के लिए वो झगड़ा शुरू कर रहा है। ये दोनों बहुत फ़र्क होता है। इसलिए रशिया में बिल्कुल कहते अगर आपके लिए ISIS करना चाहते हो तो हमारे साथ में आ जाओ।
आप 4 साल के 5 साल के अनार के हो गया सीरिया के अंदर, आता सीरियन पॉपुलेशन में बाहर भाग गया था, मतलब ये समझ लो नेबरिंग कंट्री में और बाहर भी निकल गया था। बाकी इंटरनली डिस्प्लेस भी बहुत हो गया था लोग के। तो वहाँ पर आप लोग किस चीज़ के लिए जा रहे हो उधर? तो इसलिए रशिया में बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने कदम रखा भी नहीं अभी तक, सिर्फ वो तो स्काई के ऊपर दे दिया, क्योंकि पार्लियामेंट, रशिया पार्लियामेंट खुद कह रहे वहाँ पर ये जो एज पर द एग्रीमेंट विद द सीरियन गवर्नमेंट उन्होंने सपोर्ट दे दिया था। लेकिन दूसरी ये भी बहुत चीज़ होना चाहिए यहाँ पर है, इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अगर आपके लिए रजीम चेंज है तो रशिया में एक बार उन्होंने इराक के अंदर गया था अमेरिकन, जो रशियन इंटरेस्ट है, जो चीनी का इंटरेस्ट है बाकी मुल्क में, जो अरब मुल्क में, वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस उनके साथ में जाएंगे रजीम बदल करने। लेकिन अब्बास साहब, इसमें टाइमिंग भी बहुत अहम है कि ये तो बहुत दिनों से चल रही है ये फाइट, जितना खून खराबा हो रहा है, इसी वक्त जो रशिया ने इंटरवीन किया है, टाइमिंग को लेकर आप समझते हैं अहम है, इम्पोर्टेंट है? टाइम है, क्योंकि आप बिल्कुल शुरू किया था ये तो 500 वाले सोल्जर जो रेबल्स में उन्होंने टेररिस्ट से ट्रेन किया था अमेरिकन में, और जो सब लोग वहाँ पर अनुसरा में गया था, और वहाँ पर भी है एक फ़ौज भी है शीचन में है और कौकाज़ वाले रीजन में, उन्होंने खुद भी लॉयल्टी किया था अल नुसरा फ्रंट, वो भी अल-कायदा भी है। इसलिए रशिया कह रही हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, ये रेड लाइन हो गया, क्रॉस कर दिया था, तो हमको इसलिए हमला हो गया था हमारे सीरिया के अंदर। ये लोग सीरिया की बात अभी रशिया में सोच रहा है, स्ट्रेटेजी के लिए सोच रहा है, कल सीरिया के ख़त्म हो गया फिर कहाँ ये लोग कहाँ जाएंगे? तो रशियन प्रोविंस में जा रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटी भी है वहाँ पर। तो इसलिए गेम प्लान बिल्कुल एक्सपोज कर दिया रशिया में, इसलिए नाउ पूरा शिफ्ट किया था, 180 यू टर्न किया था, डिग्री यू टर्न किया था व्हाट इज गोइंग ऑन इन सीरिया, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी सफ़र किया था 4.5 साल के अंदर है सारे सीरिया। हम लोग कहते हमारे आवाज़ सुनो, ये क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या ख़राब कर दिया, तो रजीम चेंज है, ये कोई अरब स्प्रिंग की बात नहीं करते। बिल्कुल यही हमारे प्रॉब्लम हो रहा है। अम्बेसडर प्रकाश, आप इसको किस तरह से देखते हैं वाकई कि या राष्ट्रपति असद की मदद के लिए ये हमले हो रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है अमेरिका के ज़रिए कि सिर्फ उन विद्रोहियों पर हमले हो रहे हैं जो दरअसल राष्ट्रपति असद का विरोध कर रहे हैं और जो अमेरिका समर्थित हैं? अमेरिका ने उनको ट्रेन करने के लिए सैकड़ों या 500 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च किया, नतीजा जो भी उसका कुछ हुआ हो, लेकिन सीधे तौर पर आरोप यह लगाया जा रहा है पेंटागन की तरफ से। मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट 3 लेवल्स, 3 दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। एक तो सिर्फ सीरिया के बारे में, जो सीरिया में समस्या है। दूसरा पूरा क्षेत्रीय विचार हम लेते हैं, उसमें सीरिया, ईरान, इराक, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट वो लार्जर रीजन में प्ले आउट हो रहा है, ये सब का आता है। तीसरा द स्ट्रैटेजिक डायमेंशन, पूरा विश्व में जो यूएस, यूरोप, रशिया, टू सम एक्सटेंट चाइना, सबको अगर हम लेते हैं, एक स्ट्रैटेजिक विजन क्या है, और ये जो अब हो रहा है इसमें ये सब शामिल है, क्योंकि ये तो कल ख़त्म होने वाला नहीं है, और इसका सिर्फ ये बल शक्ति जो है और फौजी मामला जो है और हमला जो हो रहा है सिर्फ इससे सीमित नहीं है। इसमें पूरा द रीजनल डायनामिक्स विल चेंज एज वी कैन ऑलरेडी सी, एंड द रिलेशनशिप जो पहले सुपर पावर्स थे, आजकल हमने बोलने लगे थे कि सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुका है, बट ज़रूर नहीं है, क्योंकि विश्व में अलग अलग दृष्टिकोण से, हम भी अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, ईरान अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और जैसे अब्बास साहब ने कहा इसमें वो टेररिज्म का मामला होता है। एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, हम बोल रहे थे कि आजकल ये जो मिलिट्री पावर हैज़ बिकम लेस इम्पॉर्टेंट, सब इकोनॉमिक पावर इज़ इम्पॉर्टेंट। रशिया के पास इकोनॉमी डिक्लाइन में है, टेक्नोलॉजिकल पावर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हमें सोचना पड़ेगा कि आज भी अगर रशिया ये रोल कर सकता है, मिलिट्री पावर का महत्व कितना ज़्यादा है। सो वी हैव टू रीथिंक मेनी इश्यूज। यानी आप ये कह रहे हैं कि डिस्कोर्स से पूरा बदल जाएगा इससे? I think it has a lot of implications going beyond Syria, going what is beyond happening. लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई सीरिया का जो पूरा संकट है इस वक्त, वो क्या ज़्यादा जटिल हो जाएगा जब वॉर प्लेन्स जो हैं एक ही आसमान में अमेरिका के और रूस के दोनों के उड़ेंगे? तो क्या इसको ये माना जा सकता है कि ये अमेरिका वर्सेस रशिया इन सीरिया? ये देखना पड़ेगा, बट मुझे लगता है शायद नहीं होगा, क्योंकि देयर वाज ए पावर वैक्यूम। अमेरिका में भी ओबामा बहुत, लीबिया के बाद अमेरिका में बहुत हेजिटेशन था, और जब हम देखते हैं ओबामा के लिए भी ये बहुत बड़ा संकट था। ओबामा का दिल नहीं था कि रशिया में रजीम चेंज हो जाए, पूरा केओस हो जाए, अनार्की हो जाए। देयर इज़ ए सेक्शन ऑफ अमेरिकन ओपिनियन, नियो कंजर्वेटिव्स जो हम बोलते हैं, या बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल लोग जो अमेरिका में है, वो कहते थे कि ये रजीम चेंज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, पहला कदम ये है कि असद को जाना चाहिए।
मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका में ओबामा का उद्देश्य ये था या केरी का उद्देश्य ये था। वो कहते हैं कि स्टेबिलिटी लेकिन इज वेरी जानकारी भी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि ये इमेज बिल्डिंग भी है प्रेसिडेंट ओबामा के जरिए कि हाँ। जो है वो गुड गाय बने रहते हैं और बाकी लोग जो हैं वो तमाम उन पर इल्ज़ाम लग जाता है कि सारी रणनीति के लिए वो जिम्मेदार हैं। हम देखते हैं कि ओबामा इज ए कॉशियस मोर कॉशियस देन। चलिए आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरह से अब आगे बात बढ़ती है। संजय कपूर जी, ये बताइए कि फिलहाल रूस का ये कहना है कि वो इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहते थे कि ये आतंकवादी जो हैं, आईसिस के जो लोग हैं, वो जब तक रूस के घर पर या रूस के दरवाजे पर हमला ना करें तब तक वो इंतज़ार करें, बल्कि उनको ये सबक सिखाने की बात है कि अगर हमारी तरफ देखा तो आपको उससे पहले ही हम सबक सिखाएंगे। पहली बात तो इस बात में कितना दम है इस आर्ग्यूमेंट में, और दूसरी बात यह है कि रूस ने अब 35 साल बाद वेस्ट एशिया में वापस आने का फैसला क्यों किया? ये देखिए, अपने आप में राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, काफ़ी सोच समझ के। उनका जो नज़रिया है वो आम राजनीति की तरह नहीं होता है। वो पहले गुप्तचर विभाग में थे, उनके जो सोच है और जिस तरीके के इनपुट्स वो इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी हद तक अलग होती हैं। और उनके ऊपर यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर काफ़ी दबाव चल रहा था। अमेरिका काफ़ी समय से उनको एक सैंक्शंस इम्पोज करे हुए थे। उनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी है ना इस तरीके से दबाव में थी, और ख़ास के जो तेल के दाम गिरे हैं विश्व भर में, उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है रूस की वो भी काफ़ी प्रेशर में थी। तो कई सारे पहलू थे और उनको लग रहा था कि अगर रूस वहाँ पर सीरिया में अगर एक्ट नहीं करता है तो उनका जो इन्फ्लुएंस है पहले लीबिया में ख़त्म हुआ, इराक़ में ख़त्म हुआ, सीरिया में ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से उनको ये लगा टाइमिंग, और टाइमिंग का एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि अभी P5+1 की जो ट्रीटी हुई है उसके अंदर ईरान जो कुछ हद तक सीरिया को सपोर्ट कर रहा था, उनको हो सकता है कुछ इनपुट मिला हो, कुछ सोच हुई हो इस तरीके की कि ईरान के ऊपर अमेरिका का दबाव और वो लोग डोरे डाल सकते हैं कि जिससे कि सीरिया के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट कम रहे। एक शक का कारण बन सकता था, क्योंकि अमेरिका के ऊपर उनका जो निर्भरता है वो काफ़ी बढ़ने वाली है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम हो रहे हैं। तो वहाँ पे रूस सीरिया में बैठ के कई सारे सवाल, कई सारे कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहता था। वो कहना चाहता था कि हम यहाँ पे लड़ने आए हैं इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़, क्योंकि ये समस्या हमारे मुल्क में भी पैदा कर सकते हैं। पुतिन ने खुद कहा करीबन 2000 लोग रूस से आए हैं यहाँ पे लड़ने के लिए। कुछ लोगों का मानना यह है कि जितने भी लोग लड़ना चाहते थे ख़ास चेचनिया में, उनको रूस ने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। और सीरिया को कुछ लोग, कई सारे लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लाई ट्रैप की तरीके से जितने भी लोग आतंकवादी कहीं और लड़ना नहीं चाहते उनको यहाँ भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ख़त्म होने की काफ़ी गुंजाइश है। तो राष्ट्रपति पुतिन प्रीएम्पशन की बात करते हैं कि इससे पहले कि वहाँ पर आए, यहाँ पे आओ, इनको ख़त्म करो। कई सारे जो झगड़े हैं यहाँ पे रह के निपट जाएंगे। और उनको ये भी एहसास था कि अमेरिका में काफ़ी झिझक है। प्रेसिडेंट पुतिन काफ़ी अपने को डिसएंगेज कर रहे हैं कई सारे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज से। मिडल ईस्ट से भी उन्होंने काफ़ी अपने को डिसएंगेज किया। इराक़ से अपनी सेनाएं वापस बुला ली। रिपब्लिकन्स और न्योकॉन्स का उनके ऊपर काफ़ी दबाव रहा है, परंतु वो अपने को धीमे धीमे डिसएंगेज करते हैं। अगर आप है ना कुछ कमेंट्रीज़ पढ़ें जो कि पुतिन और इनकी ओबामा के बाद आई हैं, तो उसमें कुछ हल्के सुरों में ये भी लिखा है कि हो सकता है कि ओबामा ने कुछ हद तक छूट दे दी हो पुतिन को कि यहाँ पे जो आपका एजेंडा है उससे हम मेल खाते हैं, आप करिए जितना कर सकते हैं। तो ये बात अलग है कि ये कुछ ब्रेव नॉइजेज है ना आप भी कह रहे हैं कि एक आंतरिक सहमति हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है जिस रफ्तार से तुरंत वहाँ से लौटने के बाद एकदम है ना ये एयर स्ट्राइक चालू हो गई, और जिस तरीके से उन्होंने बातचीत, और देखिए अमेरिका कह रहा है कि वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को लोअर करने का, डी कॉन्फ्लिक्शन की बात कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि आर्मी के दोनों के जनरल्स आपस में बात करेंगे। तो कुछ एक लेवल ऑफ अग्रीमेंट कहीं पे कुछ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं हमारे पास वो ये है कि रशिया ने जो है वो देर से इन्फॉर्म किया अमेरिका को, और इसको लेकर बहुत नाराज़गी अमेरिका में है, अमेरिकन अधिकारियों में है कि इतनी देर से उन्हें खबर की गई। और भी ये कहा गया कि वहाँ सीरिया के आसमान से अपने जो हैं जहाज़ आप हटा लें, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुँचे हमारे हवाई हमले से। तो जो बात आप कह रहे हैं उससे ये बात बहुत ज़्यादा मेल नहीं खा रही है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जैसे आपने शुरुआत में कहा, एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी चल रही है, एक स्मोक स्क्रीन भी है। 50 तरीके की एनालिसिस आई हैं जब से है ना UNGA की मीट हुई है, जहाँ पुतिन और ओबामा मिले हैं। किसी को कुछ खास समझ में नहीं आया कि ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है। तो उसमें से एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकला कि जैसे ही बातचीत के निकल के आए, उसके तुरंत बाद ये एकदम है ना एस्केलेट कैसे कर गया, और उसके अंदर अमेरिका
ने ये भी कहा है कि दोनों तरफ के जो जनरल हैं आपस में मिलेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि मुठभेड़ आपस में ना हो जाए। अगर हवाई जहाज़ है ना रूस का जा रहा है तो अमेरिका उसके ऊपर कोई मिसाइल ना मार दे, और मिसाइल अगर रूस का जाता है तो वो अमेरिका ना मार दे। तो इस तरीके के जो ग्राउंड रूल्स हैं वो इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि झगड़ा है और तेज़ भी है, परंतु पुतिन ने अपना पाँव वहाँ जमा दिया और वो ओबामा कुछ हद तक उसको रिकग्नाइज कर रहा है। बिल्कुल। प्रोफेसर पाशा, अब इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि जो स्टेट मीडिया है फिलहाल सीरिया का, उसने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है कि इस तरह के कोई हवाई हमले हो रहे हैं। ये बात अवाज साहब भी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इसके पीछे आखिर क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। 5 लोग, खबर ये आ रही है अभी तक कि मारे जा चुके हैं इस हमले में। कितना इफेक्टिव ये हो सकता है फिलहाल हमला, और अगर ये माना इफेक्टिव हो सकता था जो अभी कदम उठाया गया है, तो फिर इतना इंतज़ार क्यों किया गया? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। अब तक अमेरिका और जो अन्य देश वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वो सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये जिहादी ग्रुप से बाकायदा देते रहे, और उसी के मद्देनज़र ये अलेप्पो और दूसरे अन्य शहरों में अपना असर और रसूख बढ़ाते रहे। अब जो है सीरियन फोर्सेस को भी ये अच्छा मौका है कि जो सैटेलाइट इमेजरी है रशियन सप्लाई करेंगे इनको, और हवाई हमला जो रशिया ने शुरू किया है उसको सप्लीमेंट करके जो भी इलाके सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस ने खोया हुआ है उसको एक्सपैंड करेंगे। ये मान के पुतिन चल रहे हैं कि जो फोर्सेस एयरफोर्स वगैरह एयर बेसिस उन्होंने खोया था उसको धीरे धीरे वापस लेंगे। जो कोस्टल एरिया है उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है जो दमस्कस के आसपास के इलाके हैं उसमें भी अपना स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन करे। और तीसरी बात यह है कि हर मौके पे जब भी जबहत नुसरा और दूसरे फोर्सेस करीब आते रहे दमस्कस के, इजराइल भी उनके फोर्सेस को हेल्प करता आ रहा। तो अब जब नेतन्याहू ने मॉस्को में जाके पुतिन से मिला, पहला सवाल पुतिन ने ये पूछा कि आप इन हमलों को ख़त्म करिए, एंड नेतन्याहू के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। और अगर आप पिछले 5-6 महीनों से देखते आ रहे हैं, उसमें सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी मॉस्को बुलाया गया था, और कई अन्य ईरानियन और दूसरे जॉर्डन के वगैरह। ये सिस्टमैटिक प्लानिंग, आपको लग रहा है कि एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है? रशिया ने कोशिश की है। लेकिन ये भी मुझे बताइए फिलहाल कि जब हम ये देख रहे हैं कि आखिर किन पर हमला हो रहा है और कौन कर रहा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है इसको असेस करना कि फ़िलहाल सीरिया की ज़मीन पर और उसके आसमान पर हो क्या रहा है। कितना ऐसा हिस्सा है जो मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि विद्रोहियों के कब्ज़े में है, आईसिस वहाँ पर कितना मजबूत है, अमेरिका की क्या मौजूदगी है, अगर संक्षेप में आप बता सकें। हाँ, इसमें 3 संक्षिप्त में मैं बताता हूँ, 3 पॉइंट्स हैं। एक तो पहला प्रायोरिटी पुतिन का होगा कि जबहत नुसरा और जो भी जिहादी ग्रुप असद के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको खदेड़ दिया जाए। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि जो अमेरिका, सऊदी, कतारी प्लेन्स और जॉर्डेनियन प्लेन्स जो जा रहे हैं वो सिर्फ सर्वेलेंस कर रहे हैं, वो कुछ खास बमबारी आईएस के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 साल से सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन वहाँ उनकी आईएस की फोर्सेस एक्सपैंड होते जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो आईएस के एक्चुअली ठिकाने हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो रहा है। तो उनका काम सर्वेलेंस में आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ कितने फोर्सेस हैं आईएस की, ताकि उनको सिस्टमैटिकली उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इसमें मेरे ख्याल से जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है से असद के फोर्सेस अच्छे तरीके में निकाल सकते हैं, और जिसके बाद एयरफोर्स से उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। चौथी बात, इसमें अहम बात यह है कि हिजबुल्लाह के फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, जबहत नुसरा और दूसरे अन्य जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ वो भी मिलके ग्राउंड फोर्सेस में सीरियन फोर्सेस भी मिलके कर रहे हैं। और उसमें ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ईरान के भी स्पेशल फोर्सेस वहाँ हैं। जी हाँ। तो ईरान के 2 पार्टियां नहीं बल्कि कितनी पार्टियां, कितने देश इन्वॉल्व हैं। ईरान, इराक, सीरिया, हिजबुल्लाह और रशिया मिलके, हो सकता है चाइना के भी फोर्सेस, एयरफोर्स पूरे जाल को समझना बहुत मुश्किल है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो स्ट्राइक्स हैं, ये हमले हैं, आखिर कितने कामयाब हो सकते हैं, और क्या वाकई हम सीरिया में जो संकट है उसकी बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आजादी के बाद
कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. Freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश देशांतर में हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि जिस तरह से रूस ने सीरिया में बम गिराने शुरू कर दिए हैं, उसका कहना है कि आईसिस के लोगों पर यह हमला किया जा रहा है, आईसिस के आतंकवादियों पर। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि दरअसल जो विद्रोही राष्ट्रपति असद की सरकार से लड़ रहे हैं उन पर यह हमला है। तो किस तरह से ये मामला और ज़्यादा जटिल होता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आवाज साहब, ये बताइए फिलहाल कि रूस से जब पूछा गया कि ये हमले कितने ज़्यादा प्रभावी, कितने इफेक्टिव होंगे, वो तो इस मामले में बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे। उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी है अभी ये कहना कि ये कितने इफेक्टिव होंगे हमले। आप क्या मानते हैं इस बारे में? अभी फ्रेश स्ट्राइक्स भी शुरू कर दी हैं रशिया ने लगातार दूसरे दिन। ये बिल्कुल हमला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी एक्यूरेट है, क्योंकि आप देख लो, अगर आपके लिए जगरा मतलब ये दाइश में डिफीट करना चाहते हो, आप कम से कम तो ग्राउंड ट्रूप करना चाहिए जिसके साथ ही है। इसलिए रशिया खुद बताया था लोग है, अगर आपके लिए तो ड्रोन कल्चर में जो ऊपर में आप बमबार्डमेंट शुरू हो रहा है और नीचे में कोई सपोर्ट नहीं देते, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, तो आपका ये बिल्कुल बेकार है। आप अमेरिका में 6800 सोर्टी किया था पूरा एक साल में। आप मुझे बताओ तो कह रहे 100 या 200 दाइश के मार दिया था लोग, और काफ़ी हमारे 500-600 का सिटीजन सिविलियन तो मार दिया था, लेकिन किसी के ग्राउंड रियलिटी किसी ने बताते भी नहीं है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ज़मीन पे रशियन फौजी भी आ सकते हैं? रशियन में अभी तक सीरियन सरकारें वो तो बिल्कुल दे दिया था। जिस जगह दाइश में, जिस जगह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर में लगा है, जैसे जमात नुसरा, हरकत इस्लाम, ये और दाइश में, सबको वहाँ पर उन्होंने पूरा डायग्राम दे दिया था। उनके मालूम है बमबार्डमेंट शुरू किया था। इसलिए आज रशियन टीवी भी, रशियन सरकारी भी कह रहे आप कोशिश भी कर देंगे, मत इन्हें प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर रहे, क्योंकि अभी तक अमेरिका में और वेस्ट में और बाकी अरब मुल्क के सऊदी अरेबिया और कतर में उन्होंने काफ़ी मतलब प्रोपेगेंडा अगेंस्ट रशियन इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं। अभी तक ये हमारा न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ रशिया में तो सीरियस में जद्दी है, उनकी दाइश में फाइटिंग हो रहा है। अमेरिकन में और वो तो बिल्कुल चीट किया था वेस्ट में। अभी तक नाटो फोर्सेस कह रहे हमारा जो सोर्ती में वहाँ पर सीरिया के और इराक के अंदर जा रहे, वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस के डाइवर्ट कर रहे, वो तो मना कर रहे। आप ये भी समझ लो, ये यहाँ पर जब तक बारतर के तेल में निकल रहा सीरिया और इराक में, और तेल के बारतर भी कर रहे 100 टैंक में खरीदने के लिए वेस्ट में, सीरिया के अंदर आ रहे, अमेरिका में देखते भी नहीं है। अगर हम लोग आपके साथ में थे, अमेरिका मालूम है हम लोग कहाँ हैं, एक टेलीफोन के मालूम होना चाहिए। और मेरे को ये समझा दो, 400 किलोमीटर में मूसल की और रक्का के लिए ले गया था फोर्सेस में 400 कॉन्वॉय, उन्होंने देखा भी नहीं सैटेलाइट में। सीरियस में तो अमेरिकन में तो इनका हल मानते नहीं है, क्योंकि अभी वहां पर ही में कम से कम $500 बिलियन में आम डील विद द गल्फ स्टेट खरीद लिया था। कभी सऊदी अरेबिया $90 बिलियन में साइन किया था। किस चीज के लिए खत्म करना चाहिए जब तक उनकी इंडस्ट्री फ्लरिश हो रहा है। अम्बेसडर प्रकाश, अभी तो बात ये हुई, इस बात पे चर्चा हो रही है कि कौन कौन से देश जो हैं वो शामिल हैं इस पूरा जो एक जाल है, पूरा जो नेटवर्क है, इसको समझने में। लेकिन रूस के अंदर, सीरिया के अंदर भी जिस तरह से अलग अलग तरह के आतंकवादी समूह भी हैं, वहाँ पर IS भी है, तो अलकायदा भी है, विद्रोही भी हैं। विद्रोहियों के बीच में और IS के बीच में किस तरह का रिश्ता है? नहीं, उनका रिश्ता तो नहीं हो सकता है, क्योंकि विद्रोही जो है उनमें मेनली ड्रिवन बाय वेरियस कंसिडरेशंस, अलग अलग टाइप का विद्रोही भी है असद के खिलाफ। ISIS का अपना, अगर सीरियसली हम ISIS को देखते हैं, दाइश को देखते हैं, उनका एक फर्म आइडियोलॉजी है, उनका एक विचार है, या उनका जो ड्रीम है, उसको तो डाइल्यूट शायद नहीं हो सकता है। लेकिन लड़ तो वो भी सीरियन सरकार से रहे ना। तो यानी दुश्मन दोनों का एक है। एक तरह से देखने से उनका फाइनल उद्देश्य एक ही हो सकता है, बट उनको जो मोटिवेट करते हैं वो अलग अलग से है। बट मुझे लगता है, थोड़ा मैं अगर बोल सकता हूँ कि इंग्लिश में जो फॉग ऑफ वॉर जो कहते हैं, ये वैसे ही जैसे हम सब जानते हैं सीरिया बहुत जटिल विषय है, और एक क्षेत्रीय दृष्टि से देखते हैं तो इसमें इतना फोर्सेस हैं। इसके बाद पूरा जैसे हम देख रहे थे अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, कुंडूज़ में, उधर क्या हो रहा है, अगर तालिबान ने लिया है या अफ़गान फोर्सेस ने लिया है, बहुत मुश्किल है। सीरिया में ये समस्या इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो अगले दिनों में
ये फॉग ऑफ वॉर कंटिन्यू होगा। इसमें कौन किसके ऊपर हमला कर रहा है, इसका क्या निकलेगा, ये मुश्किल है। बट एक चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, एक वैक्यूम हो गया था, क्योंकि ये तो बिल्कुल ज़रूरी था कि ये दाइश को निकालना या उनको डिफीट करना। इसमें अगर आप अमेरिका से देखते हैं या यूरोप के दृष्टिकोण से देखते हैं या भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये जो निहिलिस्टिक फोर्स जो है ये बहुत ही डेंजरस है। उसके साथ फाइट करना बहुत ज़रूरी था और उसको फाइट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ज़मीन में करना पड़ेगा या बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रूस जो है वो तो ये वैक्यूम जो था, रशिया वो वैक्यूम को फिल कर रहा है, बहुत गैर ज़रूरी तरीके से दावत दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि रूस जो है वो आईसिस को दावत दे रहा है कि आप बैल मुझे मार। एक मैं पॉइंट यहाँ अर्ज करना चाहता था, वो ये कि टर्की पिछले 4 सालों से नो फ्लाई जोन की ताकीद कर रहा है और वो बहुत जल्द इस नो फ्लाई जोन को एस्टैब्लिश करने जा रहे थे, जो अलेप्पो से कुर्दिश एरिया तक जाने वाला था। और वो नो फ्लाई जोन जो लीबिया में हुआ, जो नाटो बमबारी में शामिल हुई और खद्दाफी का जो रेजिम चेंज हुआ, उसी तरीका का यहाँ भी करना चाहते थे। उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए रशिया ने जो है ये कदम उठाया है। संजय कपूर जी, यहाँ एम्बेसडर प्रकाश ये कह रहे हैं कि जो वैक्यूम था, ये खाली जगह है, उसको भरने की रूस कोशिश कर रहा है। साफ तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बात है कि कितनी बुरी तरह अमेरिका फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है सीरिया में। आपको लगता है कि ये रूस के लिए कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लीडरशिप दिखाने का भी मौका है? एम्बेसडर प्रकाश ने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस्लामिक स्टेट बड़ा है तो क्योंकि वहाँ पर जो स्टेट कोलैप्स करा और स्टेट कोलैप्स होने के बाद जितना भी उसके स्ट्रक्चर्स कोलैप्स करे, उसकी वजह से आईएस स्प्रेड करा और उसने वहाँ पर अपनी जड़ें डाली वहाँ पर। तो अब अगर रूस वहाँ पे आ गया है और उसने मुस्तैदी से एक मैसेज कन्वे करना चालू कर दिया नेबर्स को भी कि जब तक ये मामला सुलझता नहीं है, पहली बात तो ये असाद की रिजीम को हमें बचाना है और उसको बचाने में हमारा इंटरेस्ट है। दूसरी बात यह है कि उसने संदेशा इराक़ में भी भिजवा दिया कि यहाँ पर हम आपके साथ मिलके इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो आप गौर करिए, वहाँ पे एक कंट्रोल रूम भी बन रहा है, एक इराक़ में होगा, एक सीरिया में होगा और 3-4 मुल्क एक साथ मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी हद तक है ना क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे ये भी साबित हो जाएगा कि जो मिली भगत की लड़ाई लड़ रहे थे पश्चिमी मुल्क और इस्लामिक स्टेट, तो वो भी काफ़ी हद तक है ना बात निकल के आएगी। क्योंकि हर बार जब भी हम सुनते थे कि मोसुल पे अटैक होने वाला है तो इराकी फोर्सेस कहा करती थी कि अमेरिका पूरी तरीके से ना मदद नहीं कर रहा है या कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इस तरीके की बमबारी कर रहा है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगी। अगर आपने पुतिन साहब की अभी है ना थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो उन्होंने वो एक सवाल उठाया कि अगर आप है ना सीरियन रिबेल्स को अगर ट्रेन कर रहे हैं तो किस तरीके के लोगों को आप रिबेल को ट्रेन कर रहे हैं कि आप उनको ट्रेन करते हैं और वो वहाँ पे जाके पूरा असला और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं दाइश को और इस तरीके से आप बेसिकली तो उनकी मदद कर रहे हैं। तो कहना है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस या सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो पूरी लड़ाई इन लोग लड़ रहे हैं तो उसके तरीके के लोगों के कंधे पे कर रहे हैं। तो इस तरीके के छोटे सवाल पूछे, इन सवालों का काफ़ी समय से सवाल और बहुत सारे ऐसे दिया। सवाल जिनका कोई जवाब भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय कपूर जी। फिलहाल समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बहुत मुश्किल है कि लगातार जो दूर पड़े हुए डॉट्स हैं, जो बिंदु हैं, उनको जोड़कर एक कोई ऐसी मुकम्मल तस्वीर बनाई जाए जिससे ये बताया जा सके कि आखिर सीरिया में इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल रूस का वहाँ पर आमद हो चुकी है, रूस का प्रवेश हो चुका है, हमले शुरू हो चुके हैं। अब ये देखना होगा कि कितने प्रभावी, कितने इफेक्टिव ये हमले वहाँ पर होंगे और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि इसी के साथ सीरिया का जो एक संकट है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, जो एक रेफ्यूजी क्राइसिस बन के आया है, उसमें शायद कोई बेहतरी हो पाए। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।